नमस्कार सभी को। देखिए भाई, रजिस्टर वगैरह जल्दी जल्दी निकालें आप लोग, और मेरे ऐसे अदृश्य साथी जो मुझे वीडियो के माध्यम से समझ पा रहे हैं, विषय वस्तुओं पर चर्चा कर पा रहे हैं आप और हम लोग मिलकर, तो वह भी रजिस्टर निकाल कर बैठे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ का 70 नंबर का पार्ट है। इसमें आज आप और हम लोग इम्यून सिस्टम पर चर्चा करेंगे। इम्यूनिटी क्या होती है। देखा है आप लोगों ने कि आज आप और हम लोग ओपन एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। यदि कोई न्यूबॉर्न बेबी आता है तो वह भी ओपन एनवायरनमेंट में है, और आप और हम लोग भी एडल्ट होकर ओपन एनवायरनमेंट में। तो आप और हम लोग वातावरण में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के एंटीजेंस जैसे जीवाणु विषाणुओं से किस प्रकार से सुरक्षित रहते हैं, या अन्य कोई पॉइजनस मटेरियल रहता है उनसे किस प्रकार से सुरक्षित रह पाते हैं। इनकी सुरक्षा करने के लिए हमारे शरीर में कौन सा सिस्टम पाया जाता है, और यह सिस्टम किन किन कोशिकाओं से, किन किन सेल से मिलकर बना होता है, और इन सेल्स का निर्माण कहाँ होता है, इन बिंदुओं पर चर्चा आप और हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले इम्यून क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होती है, इस विषय पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन इसकी। देखिए, प्रत्येक जीव में रोगों से लड़ने की एक विशेष क्षमता पाई जाती है। रोगों से लड़ने की इसी क्षमता को रोगों से लड़ने की इसी क्षमता को इम्यूनिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इम्यूनिटी कहा जाता है। देखिए, प्रत्येक जीव में रोगों से लड़ने की एक विशेष क्षमता पाई जाती है। रोगों से लड़ने की इस क्षमता को प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी कहते हैं, और यह क्षमता जिस तंत्र या सिस्टम के द्वारा प्राप्त होती है उसे प्रतिरक्षा तंत्र इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं। इम्यूनिटी की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है उसे इम्यूनोलॉजी अर्थात प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। देखिए, कितना सरल भाषा में मैंने आपके सामने लिख दिया है। प्रत्येक जीव में रोगों से लड़ने की एक विशेष क्षमता पाई जाती है। रोगों से लड़ने की ये जो विशेष क्षमता होती है, इसी को इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? इम्यूनिटी के नाम से जानती। इम्यूनिटी प्रदान करने वाले तंत्र को
अपने शरीर में ऐसा कौन सा तंत्र सिस्टम पाया जाता है जो इम्यूनिटी प्रदान करता है अर्थात सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है, उसी सिस्टम को इम्यूनिटी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। उसी सिस्टम को इम्यूनिटी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इम्यूनिटी की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है, इम्यूनिटी की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है उसे इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? इम्यूनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इम्यूनोलॉजी की आधारशिला रखने वाले जो वैज्ञानिक थे, इम्यूनोलॉजी की आधारशिला रखने वाले जो वैज्ञानिक थे, वह वैज्ञानिक थे एडवर्ड जेनर। कौन से वैज्ञानिक थे? एडवर्ड जेनर वैज्ञानिक थे। चूंकि इन्होंने सबसे पहले इसके ऊपर बहुत स्टडी की, इस वजह से मुख्य रूप से इम्यूनोलॉजी का फादर कहा जाता है। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है कि फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने इम्यूनिटी के ऊपर बहुत कार्य किए थे, इस वजह से इनको मुख्य रूप से फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इस सिस्टम के अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार की सेल्स आती हैं जो हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के एंटीजेंस से प्रोटेक्ट करने का कार्य करती हैं। इन्हीं सेल्स को इम्यूनिटी सिस्टम के अंतर्गत रखा जाता है। सबसे पहली बात तो ये डेफिनेशन होती है, एक सामान्य जानकारी होती है। अब इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इसके बाद क्या आते हैं बेटा, नोट कर लीजिए सभी लोग बच्चों, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो देखें, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के प्रकार। तो इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, टू टाइप्स। जो फर्स्ट टाइप होता है इसे स्वाभाविक कौमा जन्मजात कौमा सहज प्रतिरक्षा अर्थात इन्नेट इम्यूनिटी। देखिए क्या लिख दिया गया, स्वाभाविक जन्मजात या सहज प्रतिरक्षा लिख दिया गया। तो इसको कहा जाता है इन्नेट इम्यूनिटी। क्या कहा जाता है? इन्नेट इम्यूनिटी। ये क्या होती है इन्नेट इम्यूनिटी? जो जीवों से जन्मजात में पाई जाती है। इस प्रकार की इम्यूनिटी जो जीवों में जन्म से ही पाई जाती है उन्हें जन्मजात, स्वाभाविक या सहज प्रतिरक्षा के नाम से जाना जाता है। इन्हें नेचुरल इम्यूनिटी भी कहा जा सकता है। इन्हें नेचुरल इम्यूनिटी भी कहा जा सकता है। ये प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश पर रोक लगाती है। इस प्रकार की जो इम्यूनिटी होती है हमारे शरीर में, जैसे ही एक्सटर्नल एंटीजेंस या फैक्टर कोई जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं प्रवेश करते हैं, उन पर रोक लगाने का मुख्य रूप से कार्य करती हैं। तो आप और हम लोग इसमें क्या लिख दें, एक शब्द मैं केवल लिख देता हूं, उससे ही क्लियर हो जाएगा। जो जन्म से पाई जाती, यानी कि इनबॉर्न, इस प्रकार की इम्यूनिटी जो जन्म यानी इनबॉर्न से पाई जाती है उसी को मुख्य रूप से क्या कहा दिया जाता है? स्वाभाविक जन्मजात या सहज प्रतिरक्षा अर्थात इन्नेट इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है। इसे नेचुरल इम्यूनिटी भी
कहते हैं। किस प्रकार की इम्यूनिटी कहते हैं? नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं। यह हमारे शरीर को बाह्य कारकों, एक्सटर्नल फैक्टर और एंटीजन से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो स्वाभाविक है कि निश्चित तौर पर हमारे शरीर में यदि कोई एक्सटर्नल फैक्टर या एंटीजेंस प्रवेश करते हैं तो उनसे जो सुरक्षा प्रदान करती है वह जन्मजात होती है, इनबॉर्न होती है, नेचुरल इम्यूनिटी होती है। तो उसी को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? स्वाभाविक जन्मजात या सहज प्रतिरक्षा के नाम से जाना जाता है। तो ये फर्स्ट नंबर क्लियर। इस फर्स्ट नंबर में मुख्य रूप से ये आप बता सकते हैं कि हमारी सुरक्षा किस प्रकार से होती है। 4 प्रकार के, जैसे लिखा है ना कि यह हमारे शरीर को बाह्य कारकों से सुरक्षा करती है, तो किस प्रकार से सुरक्षा करती है? 4 प्रकार के अवरोधक इस प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। 4 टाइप्स के बैरियर्स। कितने बैरियर्स? तो मैं बता देता हूं वह कौन कौन से। 4 टाइप्स के बैरियर्स हमारी सुरक्षा करते हैं। तो ये 4 टाइप्स के बैरियर्स कौन कौन से होते हैं जो हमारे शरीर की इस इम्यूनिटी के अंतर्गत मुख्य रूप से सुरक्षा करते हैं? सबसे पहला शारीरिक अवरोध यानी फिजिकल बैरियर्स। सबसे पहला नंबर का कौन सा आएगा? शारीरिक अवरोध, फिजिकल बैरियर्स। भाई इसमें मैं सिर्फ एक बार लिख देता हूं, स्किन आप समझ चुके होंगे। यदि कोई एक्सटर्नल फैक्टर हमारी बॉडी में प्रवेश करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले स्किन आप और हम लोगों को प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है। सबसे पहले कौन करता है? स्किन प्रोटेक्ट करने का मुख्य रूप से कार्य करती है। तो ये होता है सबसे पहला। सेकंड नंबर पे आता है प्रकार्य। कौन सा? प्रकार्यकीय अवरोध यानी फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। ये भाई क्या होते हैं? फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के फलस्वरूप, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ उत्पन्न होते हैं। ये जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं, यही पदार्थ अवरोधक का कार्य करते हैं। उन्हीं को मुख्य रूप से क्या कह दिया जाता है? प्रकार्यकीय अवरोधक। उनको क्या कह दिया जाता है? प्रकार्यकीय अवरोधक यानी फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के नाम से जाना जाता है। तो यहां लिख दिया जाए कि विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न विशिष्ट पदार्थ, स्पेशल मटेरियल, विशिष्ट पदार्थ आते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? HCl जो स्टमच में उत्पन्न होता है। स्टमच में HCl उत्पन्न होता है। यह फूड वगैरह के साथ यदि कोई बैक्टीरिया वगैरह अंदर प्रवेश करते हैं तो उनसे मुख्य रूप से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। दूसरा आपने देखा होगा सैलाइवा। सैलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको लाइसोजाइम कहा जाता है। यह लाइसोजाइम भी यदि फूड के साथ कोई बैक्टीरिया वगैरह
प्रवेश करता है, फूड के साथ यदि कोई बैक्टीरिया प्रवेश करता है तो मुख्य रूप से उनसे सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। आंखों के जो आंसू होते हैं, आंखों के जो आंसू होते हैं, इसमें भी एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसको भी लाइसोजाइम कहा जाता है। यह बैक्टीरियोलाइटिक नेचर का होता है। क्या, तो यहां लिख दिया जाए आंखों के आंसू, टीयर्स ऑफ आइज। फिर बाइल जूस, बाइल जूस भी मुख्य रूप से हमारे प्रकार की अवरोधक के रूप में जाने जाते हैं। बाइल जूस भी हमारे प्रकार के अवरोधक या फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के रूप में जाने जाते हैं। तो ये दूसरे नंबर की अवरोधक है जो हमको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। तीसरे नंबर पर जो आते हैं कोशिकीय अवरोधक। कौन से आते हैं? कोशिकीय अवरोधक यानी कि सेलुलर बैरियर्स। भाई ये क्या होती है सेलुलर बैरियर्स? मुख्य रूप से फैगोसाइटिक सेल, भक्षण करने वाली कोशिकाएं। हमारे शरीर के विभिन्न भागों में फैगोसाइटिक सेल्स पाई जाती हैं जो मुख्य रूप से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। यानी कि ब्लड में देख लीजिए WBC, जिन्हें ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है, इसमें मुख्य रूप से न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट सेल्स WBC की प्रमुख होती है जो बाहरी एंटीजेंस को मार गिराने का कार्य करती हैं। एवं मैक्रोफेज कोशिकाएं भी मुख्य रूप से होती हैं। कौन सी कोशिकाएं? मैक्रोफेज कोशिकाएं भी होती हैं जो कि मुख्य रूप से एंटीजेंस को मार गिराने का कार्य करती हैं। तो यहां एक वर्ड में लिख दूं मैं, WBC की दो सेल्स होती हैं। कौन कौन सी? न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स। इसके अलावा मैक्रोफेज सेल्स हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले एंटीजेंस को मार गिराने का कार्य करती हैं। तो ये आपका कौन सा नंबर का होता है? थर्ड नंबर का वेरियर्स है जो हमारे शरीर की सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। फिर आते हैं साइटोकाइन, फोर्थ नंबर पे। साइटोकाइन वेरियर्स। भाई ये साइटोकाइन बैरियर्स मुख्य रूप से क्या होते हैं? एंटीजन के प्रवेश करने पर साइटोकाइन बैरियर्स में क्या बताया जाता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक मैं एग्जांपल के द्वारा समझा रहा हूं इसको, कि हमारे शरीर में कोई वायरस एंटर करता है एंटीजेंस के रूप में। हमारे शरीर में कोई वायरस प्रवेश करता है एंटीजेंस के रूप में, तो हमारे शरीर में एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन जिसको इंटरफेरॉन कहा जाता है, यह उत्पन्न होती है। यह इंटरफेरॉन, विशेष ध्यान रखें, वायरस के इन्फेक्शन के फलस्वरूप वायरस जैसे बॉडी में एंटर करता है, यानी वायरस जैसे ही बॉडी में संक्रमण करता है, वैसे ही एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन सिंथेसिस होती है, जिस विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन्स को इंटरफेरॉन के नाम से जाना जाता है। इस इंटरफेरॉन के द्वारा जब मुख्य रूप से सुरक्षा प्रदान होती है तो उसी प्रकार की बैरियर्स को साइटोकाइन बैरियर्स के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से आप और हम लोग स्वाभाविक जन्मजात सहज प्रतिरक्षा या इनेट इम्यूनिटी के अंतर्गत चार प्रकार के, कितने प्रकार के? चार प्रकार के अवरोधक यानी कि 4 टाइप्स के बैरियर्स के बारे द्वारा आप और हम लोग सुरक्षा कर सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से कौन सा हुआ? फर्स्ट नंबर का स्वाभाविक जन्मजात या सहज प्रतिरक्षा। अब सेकेंड नंबर की मुख्य रूप से कौन सी आती है प्रतिरक्षा? भाई बता सकते हैं बच्चों? ये इनेट इम्यूनिटी है फर्स्ट नंबर की। तो सेकेंड नंबर की इम्यूनिटी के बारे में आप थोड़ा सा सोचें, कहीं आप लोगों ने मुख्य रूप से पढ़ी हो तो देखिए, उपार्जित प्रतिरक्षा, नाम से स्पष्ट हो रहा है, उपार्जित प्रतिरक्षा अर्थात एक्वायर्ड
क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखिए भाई, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? यह जीवों के जीवन काल में विकसित होती है, अर्थात यह जन्म से नहीं प्राप्त होती है, यह जन्म से नहीं प्राप्त होती है। जीवों के पैदा होने के बाद जब उनके शरीर में एंटीजेंस के प्रति कोई सुरक्षात्मक इम्यूनिटी डेवलप हो, कोई सुरक्षात्मक इम्यूनिटी डेवलप हो, उसी को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? उपार्जित, यानी बाद में ग्रहण की गई है, बाद में ग्रहण की गई है तो उपार्जित कहते हैं। क्या कहते हैं? उपार्जित कह देते हैं, अर्थात एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है। तो यहां मैं लिख देता हूं, जो जीवों के जीवन काल में प्राप्त होती है, जो जीवों के जीवन काल में विकसित होती है, प्राप्त होती है, उसी को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? उपार्जित प्रतिरक्षा। विशेष ध्यान रखें, प्राप्त से मतलब है यह विकसित, क्या है? विकसित। अर्थात जब जन्म ले लिया, अब सुरक्षा कौन करेगा भाई? इन्नेट इम्यूनिटी ने जन्म के बाद मुख्य रूप से सुरक्षा करी, जैसे इन्नेट इम्यूनिटी या जन्म से मुख्य रूप से पाई जाती थी, लेकिन इसके अलावा भी तो सुरक्षा होगी। कुछ एंटीजेंस ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करने पर, जो हमारे शरीर में प्रवेश करने पर मुख्य रूप से इम्यूनिटी उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, इम्यूनिटी उत्पन्न कराने का कार्य करते हैं, तो उसी प्रकार की इम्यूनिटी को कहा जाता है उपार्जित प्रतिरक्षा। शरीर में एंटीजेंस के प्रवेश करने पर जो इम्यूनिटी उत्पन्न होती है उसी को कहा जाता है उपार्जित प्रतिरक्षा या एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। तो वही लिख दिया, जो जीवों के जीवन काल में विकसित होती है। ये मुख्य रूप से 2 टाइप्स की होती है। कितने प्रकार के होते हैं? यह 2 टाइप्स की होती है। तो देखिए कौन कौन से प्रकार की होती है ये। नंबर 1, सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। तो देखिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सक्रिय को क्या कहा जाता है? एक्टिव कहा जाता है। उपार्जित को क्या कहा जाता है? एक्वायर्ड कहा जाता है। और प्रतिरक्षा को आप और हम लोग चल ही रहे हैं इम्यूनिटी। तो ये बन गया एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इसमें क्या, यह जीव में अपने आप प्राथमिक संकरण के दौरान उत्पन्न होती है। क्या? इस प्रकार की इम्यूनिटी, इस प्रकार की इम्यूनिटी जो अपने आप शरीर में फर्स्ट प्राथमिक संक्रमण के समय विकसित होती है। अर्थात क्या बताया जाता है इसमें सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा में, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, कि जैसे हमारे शरीर में कोई एंटीजेंस प्रवेश करते हैं तो विशिष्ट प्रकार की क्षमता उत्पन्न होती है। वही क्षमता मुख्य रूप से सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा कहा जाता है। सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है। तो लिख दिया, इस प्रकार की इम्यूनिटी जो अपने आप शरीर में फर्स्ट इन्फेक्शन के समय विकसित होती है, यानी कि प्रथम बार जब अपने शरीर में कोई संक्रमण होता है तो
तो उस दौरान जो इम्यूनिटी अपने आप शरीर में डेवलप हो जाए, अपने आप शरीर में डेवलप हो जाए, तो उसी को कह दिया जाता है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। और जब बाहरी माध्यम से कोई इम्यूनिटी के प्रतिरक्षा के लिए मुख्य रूप से इंजेक्ट किए जाते हैं तो उसको कहा जाता है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उसको क्या कहा जाता है? पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो लिख रहा हूं मैं दूसरा नंबर, देखिए ये दूसरा नंबर आ गया आपका। निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा अर्थात पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखिए, तो ये किस प्रकार की इम्यूनिटी होती है? क्या यह स्वयं के शरीर में विकसित नहीं होती है, यह अपने शरीर में मुख्य रूप से विकसित नहीं होती है, दूसरे जीवों के शरीर में बनने वाली, जो दूसरों जीवों के शरीर में बनने वाली प्रतिरक्षा को इंजेक्ट करके उसमें प्रतिरक्षा को उत्पन्न करके सुरक्षा प्राप्त करते हैं, उसी को पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो ये क्या होती है कि आप और हम लोगों की जो बॉडी होती है तो कुछ इस प्रकार के मुख्य रूप से एंटीजेंस होते हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो उनके प्रति मुख्य रूप से आप और हम लोगों का शरीर सुरक्षित नहीं रहता। जैसे फॉर एग्जांपल कहा जाए कि कुत्ते के काटने पर रेबीज वायरस बॉडी में एंटर करते हैं, तो रेबीज वायरस के लिए आप और हम लोगों का इम्यून सिस्टम सुरक्षा प्रदान करने का कार्य नहीं करता। सुरक्षा प्रदान करने के लिए एंटीबॉडीज तो बनाता है, लेकिन ये एंटीबॉडीज हमारी सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती। तो फिर सुरक्षा कैसे होगी? क्या कुत्ते के काटने पर जैसे रेबीज वायरस अंदर प्रवेश करेगा तो क्या हम लोगों की मुख्य रूप से मृत्यु हो जाएगी? नहीं। इसके लिए मुख्य रूप से किसी दूसरे जंतुओं में मुख्य रूप से रेबीज के इंजेक्शन डेवलप किए जाएंगे, रेबीज के इंजेक्शन डेवलप किए जाएंगे। तो उन इंजेक्शन को हमारे शरीर में इंजेक्ट करके उन इंजेक्शन को हमारे शरीर में प्रवेश कराकर उस रेबीज वायरस से आप और हम लोगों की सुरक्षा हो जाती है। तो उसी प्रकार की इम्यूनिटी को क्या कह दिया जाता है? निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा यानी पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है। अर्थात यह शरीर में विकसित नहीं होती है। सबसे पहले ध्यान रख लें, यह शरीर में विकसित नहीं होती है, जो दूसरे जीवों के शरीर में बनती है, और यह मुख्य रूप से इंजेक्ट अपने शरीर में की जाती है। तो उसी को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? निष्क्रिय या उपार्जित प्रतिरक्षा के नाम से जाना जाता है। तो ये दो प्रकार की इम्यूनिटी आप और हम लोगों ने देखी, दो प्रकार की इम्यूनिटी पर चर्चा हुई। फर्स्ट नंबर की जो इम्यूनिटी थी उसको क्या कहा गया था? इन्नेट इम्यूनिटी। और सेकेंड नंबर की जो इम्यूनिटी थी इसको क्या कहा गया? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण। यानी पिछले साल यदि ये बोर्ड एग्जाम में किसी भी स्टेट में नहीं आया तो ये मान के चलिए इस साल ये क्वेश्चंस आपके क्वेश्चंस पेपर में 100% रखा हुआ है। तो ये आपके क्या हुए? टाइप्स हुए इम्यूनिटी के। अब देखते हैं मानव प्रतिरक्षा तंत्र के घटक। तो देखिए, मानव प्रतिरक्षा तंत्र के घटक, तो कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इम्यूनिटी सिस्टम, क्या लिख दें? कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इम्यूनिटी सिस्टम।
तो भाई इसके अंतर्गत कौन कौन से घटक आते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से कंपोनेंट हैं, तो ये आपको इसमें देखना है। तो सबसे पहला बताया जाता है रुधिर प्रतिरोधकता तंत्र। क्या बताया जाता है? रुधिर प्रतिरोधकता तंत्र। तो देखिए रुधिर प्रतिरोधकता तंत्र, इसको क्या कह दिया गया? ह्यूमोरल। इसको क्या कह दिया गया? ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम। क्या कह दिया? ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम कह दिया गया भाई। तो रुधिर प्रतिरोधकता तंत्र या ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम क्या होता है? क्या होता है? तो इसके बारे में देखें। ये विभिन्न एंटीबॉडीज का बना होता है जो रुधिर, प्लाज्मा तथा लसिका में पाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार की एंटीबॉडीज, इस प्रकार की एंटीबॉडीज होती है जो हमारे ब्लड एवं लिम्फ में पाई जाती हैं। कहां पाई जाती है? ब्लड एवं लिम्फ में पाई जाती हैं, और जो एंटीजन से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती हैं। तो देखिए लिख दिया, एक लाइन में मैं लिखे देता हूं। जो ब्लड और लिम्फ में पाई जाती हैं और बैक्टीरिया तथा वायरस से प्रोटेक्ट करती हैं। तो देखिए लिख दिया, जो ब्लड और लिम्फ में पाई जाती हैं और बैक्टीरिया तथा वायरस से प्रोटेक्ट करती हैं। अर्थात ये जो आपके बैक्टीरिया और वायरस हैं, यही आपके क्या होते हैं? एंटीजन है। तो जैसे ये एंटीजन प्रवेश करे ब्लड में, एंटीजन कहाँ प्रवेश करे? ब्लड में प्रवेश करे। तो ब्लड में प्रवेश जैसे ही मुख्य रूप से करते हैं, तो बैक्टीरिया और वायरस जैसे ही प्रवेश करते हैं, तो मुख्य रूप से कुछ विशेष प्रकार के एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कुछ विशेष प्रकार के एंटीबॉडीज पाए जाते हैं जो इनको मार गिराने का कार्य करते हैं और हमारे शरीर की सुरक्षा हो जाती है। तो इस प्रकार का जो प्रतिरोधकता होती है वह ब्लड में उपस्थित एंटीबॉडीज के द्वारा हुई, इस वजह से इसको क्या कह दिया गया? रुधिर प्रतिरोधकता तंत्र यानी ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम। क्या कह दिया गया? ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम कहा जाता है। तो ये आपका कौन सा? पहले नंबर का। दूसरे नंबर का आता है कोशिका मध्यस्थ। कोशिका मध्यस्थ प्रतिरोधकता तंत्र। देखिए, तो इसको क्या लिख दें? कोशिका को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। मध्यस्थ को क्या कहते हैं? मीडिएटेड और इम्यून सिस्टम शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, आई का मतलब इम्यून और एस का मतलब सिस्टम, ये मैंने आपका क्या लिख दिया? शॉर्ट में लिख दिया। तो देखिए, यह तंत्र विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। यह जो तंत्र है वह विशिष्ट प्रकार की सेल का बना होता है जो शरीर में प्रवेश करने वाले एंटीजन से सुरक्षा प्रदान करते हैं। सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो विशिष्ट प्रकार की जो सेल्स होती हैं वह सेल्स मुख्य रूप से अपने शरीर में एंटीजन्स के प्रवेश करने पर मुख्य रूप से एंटीबॉडीज बनाती हैं और उन एंटीबॉडीज के द्वारा हमारा शरीर प्रोटेक्ट होता है। क्या हमारा शरीर मुख्य रूप से क्या होता है? प्रोटेक्ट होता है। तो उसी को क्या कह दिया जाता है? कोशिका मध्यस्थ प्रतिरोधकता तंत्र या सेल मीडिएट इम्यून सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको किसमें पढ़ने हैं? कंपोनेंट ऑफ
ह्यूमन इम्यूनिटी सिस्टम, कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इम्यूनिटी सिस्टम के अंतर्गत इतना पढ़ना है। फिर आता है आपका, इसके बाद देखिए प्रतिरक्षा तंत्र। बहुत देर से आप और हम लोग कह रहे हैं प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र, तो ये क्या होता है प्रतिरक्षा तंत्र, यही पढ़ना है आपको। इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र, बिल्कुल शॉर्ट में मैं बता देता हूं। इसके अंतर्गत बी एंड टी सेल आती है। बस केवल इतना बता दिया गया, तो आप यदि समझ सकते हैं तो बहुत आसानी से समझ ले। यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र में के अंतर्गत कुछ विशिष्ट प्रकार की सेल्स होती हैं। ये विशिष्ट प्रकार की सेल्स को आप और हम लोग क्या कह सकते हैं, WBC, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स। इनको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट कहा जाता है मुख्य रूप से। इनको लिम्फोसाइट्स भी कहा जा सकता है, तो लिख दूं मैं लिम्फोसाइट कहा जाता है। इसके अंतर्गत ये सेल्स आती हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से कौन सी सेल्स आती हैं, बी और टी सेल्स आती हैं। बी और टी सेल्स के बारे में आप और हम लोगों को अब जानना है। क्यों? क्योंकि यही जो विशिष्ट प्रकार की सेल्स हैं जो हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के एंटीजेंस के प्रवेश करने पर सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती हैं, उन्हीं को बी और टी सेल्स के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, तो बी और टी जो सेल्स होती हैं, जब कोई एंटीजेंस प्रवेश करता है तो ये इंड्यूस्ड हो जाती हैं, ये एक्साइट हो जाती हैं, यानी प्रेरित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? प्रेरित मुख्य रूप से हो जाती हैं। तो सबसे पहले इनकी उत्पत्ति देख लें कि कहाँ इनका उत्पत्ति कहाँ होती है। जो एम्ब्रियो लेवल पर, क्या एम्ब्रियो लेवल पर मुख्य रूप से इनकी जो ओरिजिन होता है, एम्ब्रियो में जो ओरिजिन होता है वो कहाँ, लिवर में होता है। कहाँ होता है? लिवर में होता है। और एडल्ट में जो होता है वह बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? बोन मैरो में मुख्य रूप से ये होता है। बोन मैरो में मुख्य रूप से ये सेल्स बी सेल्स एंड टी सेल्स बनी। कहां बनी? बोन मैरो में बी सेल्स और टी सेल्स बनती हैं। तो देखें कैसे मुख्य रूप से, ये आपका एक मैं बोन बना रहा हूं। क्या बना दी? बोन। ये कौन सी सेल्स हैं? स्टेम सेल्स ऑफ बोन मैरो। क्या? स्टेम सेल्स ऑफ बोन मैरो, यानी बोन मैरो की स्टेम सेल हैं। कौन सी सेल्स हैं? स्टेम सेल हैं। तो इनसे किस प्रकार से बी सेल्स और टी सेल्स डेवलप होती हैं? देखिए, जब डेवलप होने की प्रोसेसिंग, क्या डेवलप होने की जो प्रोसेसिंग है वो किस में हो? प्रोसेसिंग इन थाइमस, प्रोसेसिंग इन थाइमस। तो यहां मैं ये थाइमस बना दिया। सभी ने सुना होगा थाइमस ग्लैंड। ये जब इनमें जो सेल्स डेवलप होती हैं यानी परिपक्व होती हैं, क्या परिपक्व मुख्य रूप से होती हैं, तो इनको टी लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टी लिम्फोसाइट्स, यानी इन शॉर्ट कह दिया जाए टी सेल्स। क्या कह दिया गया? टी सेल्स कह दिया गया। क्लियर? अब जैसे ही मुख्य रूप से एंटीजन प्रवेश करता है, क्या एंटीजन प्रवेश करता है, तो यह मुख्य रूप से बहुत सारे क्लोन बना देते हैं।
क्या बना देते हैं, क्लोन बनाने का मुख्य रूप से कार्य करते हैं। तो यही मैं क्लोन बना देता हूं, ये लीजिए, क्या क्लोन बनाया। जैसे ही मुख्य रूप से ये क्लोन बने, क्या क्लोन बने, तो ये मुख्य रूप से सेल मीडिएट, ये मुख्य रूप से क्या, सेल मीडिएट इम्यून सिस्टम प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। क्या, सेल मीडिएट इम्यून सिस्टम प्रकार की मुख्य रूप से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो ये तो कौन सी हुई, यानी कि इनको, अब प्रश्न उठता है कि टी सेल्स क्यों कहा जा रहा था। ये लिखा हुआ है टी का मतलब जब ये थाइमस में मुख्य रूप से मैच्योर हुई, कहां मैच्योर हुई, थाइमस में मैच्योर हुई, तो इस कारण से मुख्य रूप से इनको क्या कह दिया गया, टी सेल्स के नाम से जाना जाता है। और जब सबसे पहले वर्ष में कुछ विशिष्ट प्रकार का ऑर्गन होता है जिसको वर्सा फेब्रिसस प्रोसेसिंग इन वर्सा फैब्रिकस, यानी कि मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, वर्सा फैब्रिकस में जो मैच्योर होती हैं, वर्सा फैब्रिकस में जो मैच्योर होती हैं उनको मुख्य रूप से क्या नाम दे दिया गया, बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स नाम दिया गया, अर्थात इनको बी सेल्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, बी सेल्स के नाम से जाना जाता है। अब एंटीजन प्रवेश किया तो ये भी मुख्य रूप से क्या करते हैं, बहुत सी क्लोन सेल्स बना देते हैं, क्या, बहुत सी क्लोन सेल्स बनाते हैं, और ये इनको प्लाज्मा सेल्स कहा। क्यों, क्योंकि यह ब्लड में मुख्य रूप से छोड़ दिए जाते, इस वजह से ब्लड में जो प्लाज्मा पाया जाए, इस वजह से इनको प्लाज्मा सेल्स कह दिया गया। क्या, प्लाज्मा सेल्स। तो ये जो इम्यूनिटी सिस्टम क्रिएट करते हैं वह कौन सा करते हैं, ह्यूमोरल, कौन सा करते हैं, ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम क्रिएट करते हैं। इन्होंने कौन सा किया था, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम क्रिएट किया था, जबकि ये कौन सा कर रहे हैं, ह्यूमोरल मुख्य रूप से कर रहे हैं। तो इस प्रकार से देखा कि बॉन की स्टेम सेल्स में बी और टी सेल्स का निर्माण हुआ, इनके माध्यम से ये ब्लड में सर्कुलेट होते हुए थाइमस में पहुंची और वहां जाके मैच्योर हुई, उनको तो क्या कह दिया, टी सेल्स नाम दे दिया गया। और वर्ष में विशेष प्रकार के वर्सा फैब्रिकस एक ऑर्गन पाया जाता है, वहां इनको सबसे पहले देखा गया था, इस वजह से इनको बी सेल्स कहा गया। लेकिन जब ये मुख्य रूप से बोन मैरो में ही डेवलप होकर ब्लड में छोड़ दिए जाते हैं तो उनको नाम दिया गया बोन मैरो, यानी बी सेल्स, क्या नाम दे दिया गया, बी सेल्स के नाम से जाना जाता। क्यों, क्योंकि वर्सा फैब्रिकस जो ऑर्गन है वह मैमल्स में नहीं पाया जाता है। तो ये बी सेल्स नाम क्यों दिया गया, यानी वर्सा फैब्रिकस में जाकर मैच्योर होती हैं तो उन्हीं को मुख्य रूप से क्या नाम दे दिया गया, बी सेल्स के नाम से जाना जाता है। तो ये तो सबसे पहले सेल्स किस प्रकार से फॉर्मेट हुई, सेल्स किस प्रकार से फॉर्मेट हुई। अब इनका किस प्रकार से फंक्शन होता है तो ये पढ़ते हैं। जैसे ही ये सेल्स आप और हम लोगों की बॉडी में एंटीजेंस प्रवेश करने पर एक्टिव होती हैं, प्रेरित होती हैं, इंड्यूस्ड होती हैं, या इंड्यूस्ड होती हैं, तो यह मुख्य रूप से इफेक्टर सेल्स और मेमोरी सेल्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं, इफेक्टर सेल्स और मेमोरी सेल्स बनाती हैं, बी और टी सेल्स। इफेक्टर सेल्स जैसे एंटीजन प्रवेश करता है तो मुख्य रूप से उनको मार गिराने का कार्य करता है। इफेक्टर जो सेल्स होता है वह एंटीजेंस के अटैक करने पर, एंटीजेंस के अटैक करने पर उन एंटीजन को नष्ट करने का कार्य करता है। ये जो इफेक्टर सेल्स हैं ये कुछ समय तक ही जीवित रहती हैं, ये इफेक्टर सेल्स कुछ समय तक ही मुख्य रूप से जीवित रहती हैं। लेकिन जो मेमोरी सेल्स जो इन बी और टी सेल्स के इंड्यूस्ड होने पर बनी,
तो ये मेमोरी सेल्स मुख्य रूप से याददाश्त कोशिकाओं के रूप में कार्य करती हैं। यानी सेकेंड चांस जैसे ही एंटीजन्स का अटैक होता है, सेकेंड चांस जैसे एंटीजन का अटैक होता है, तो मुख्य रूप से ये मेमोरी सेल्स उनको मार गिराने का कार्य करती हैं। विशिष्ट ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें कि विशिष्ट एंटीजन्स के लिए अपनी बॉडी में विशिष्ट प्रकार की मेमोरी सेल्स डेवलप होती हैं, विशिष्ट प्रकार की मेमोरी सेल्स डेवलप होती हैं, जो विशिष्ट प्रकार के एंटीबॉडीज बनाकर आप और हम लोगों की शरीर की सुरक्षा करती हैं। अर्थात पहले एंटीजन्स जो प्रवेश किया था, पहले प्रथम टाइम जो एंटीजन्स प्रवेश किया, तो उसी दौरान ये मेमोरी सेल्स बन गई और याददाश्त यानी मेमोरी जिस प्रकार फीड कर लिया जाता है। तो अब यदि वही एंटीजन्स जो पहले प्रवेश किया था बॉडी में एंटर करता है, तो वही मेमोरी सेल्स एक्टिव होकर उन एंटीजन्स को मार गिराने का कार्य करती हैं। अब ये बी सेल्स और टी सेल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा अलग से पढ़ लेते हैं। तो ये देखिए, ये क्लियर अब बताया जाता है। देखिए, जो बी सेल्स और टी सेल्स, बार बार कह रहा हूं, बी सेल्स का नाम क्यों दिया गया? वर्सा फैब्रिकस में मैच्योर हुई, और टी सेल्स क्यों? थाइमस में बनी। किसमें? थाइमस में मुख्य रूप से मैच्योर हुई, इस वजह से इनको टी सेल्स नाम दिया गया। तो सबसे पहले आप और हम लोग कौन सी सेल्स देखते हैं? बी सेल्स। तो बी सेल्स क्या होती है? जब हमारे शरीर में कोई एंटीजन प्रवेश करता है, क्या? जब हमारे शरीर में कोई एंटीजन प्रवेश करता है, यानी कि ब्लड और लिम्फ में, कहां? जब कोई एंटीजन ब्लड और लिम्फ में प्रवेश करता है, तब ये बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाकर हमारी सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती हैं। विशेष ध्यान रखें, कोई एंटीजन ब्लड या लिम्फ में प्रवेश करता है, तो उस समय बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाकर हमारी सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये एंटीजन जैसे ही बी सेल्स एंटीजन के संपर्क में जैसे ही आते हैं, ये बी सेल्स एंटीजन के संपर्क में जैसे ही आते हैं, तो ये बी सेल्स इंड्यूस्ड होकर बहुत सारे क्लोन प्लाज्मा सेल्स बना देते हैं। क्या बना देते हैं? बहुत सारे क्लोन प्लाज्मा सेल्स बना देते हैं। ये क्लोन प्लाज्मा सेल्स बन गए। अब जैसे ही मुख्य रूप से कोई एंटीजन प्रवेश करेगा, तो प्रत्येक क्लोन की प्लाज्मा सेल्स प्रति सेकेंड 2000 एंटीबॉडीज का निर्माण कर सुरक्षा करती हैं। तो ये क्या होती हैं? बी सेल्स होती है। विशेष ध्यान रख लें, एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूं। बी सेल्स यानी कि एंटीजन्स के शरीर में प्रवेश करने पर बी सेल्स मुख्य रूप से बहुत सारे क्लोन प्लाज्मा सेल्स बना देते हैं। ये क्लोन प्लाज्मा सेल्स ब्लड में उपस्थित एंटीजन को नष्ट करने का कार्य करती हैं। ये प्लाज्मा सेल्स क्या करेंगे? एंटीबॉडीज बनाएंगे, और ये एंटीबॉडीज जो ब्लड या लिम्फ में जो एंटीजन पाए जाते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करते हैं। तो ये अब दूसरे नंबर की कौन सी सेल्स है? टी सेल्स। ये टी सेल्स क्या होती है? ये तो आप समझ ही चुके, टी सेल्स का निर्माण क्यों दिया गया? थाइमस में मैच्योर हुई, इस वजह से इनको टी सेल। ये एक विशिष्ट एंटीजन से संबंधित होती हैं। ये जो टी सेल्स होती हैं, एक स्पेशल टाइप का जो एंटीजन होता है उससे मुख्य रूप से संबंधित होती हैं। तो यहां विशिष्ट एंटीजन से संबंधित होती हैं। ये मुख्य रूप से निम्न 3 प्रकार की होती है। कितने टाइप्स की होती हैं? 3 टाइप्स की होती हैं। ये सेल्स कितनी टाइप्स की? कार्य के आधार पर। किसके आधार पर? विशेष तौर पर ध्यान रखें, कार्य के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहली मुख्य रूप से देखें, केटी सेल्स को किलर
टी सेल्स कहा जाता है। टी सेल्स तो है ही, तो ये टी सेल्स और किलर, क्योंकि मारक हिंदी में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मारक कह सकते हैं हिंदी में। ये एंटीजन वाले स्थान पर पहुंचकर, ये सेल्स कौन सी सेल्स होती हैं, टी सेल्स के ही टाइप है कार्य के आधार पर, ये एंटीजन वाले स्थान पर पहुंचकर उनको मार गिराने का कार्य करती हैं। इस वजह से इनको मारक टी कोशिका नाम दिया गया, यानी कि किलर टी सेल नाम दिया गया। तो इन शॉर्ट लिख दिया गया के टी सेल्स। विशेष ध्यान रखें, एंटीजेंस बॉडी में जिस स्थान पर प्रवेश किया तो उस स्थान पर ये सेल्स पहुंचकर मुख्य रूप से उनको नष्ट करने का, उनको मार गिराने का, उनको किल करने का कार्य करते हैं। इस वजह से इनको के टी सेल्स के नाम से जाना गया। दूसरी एच टी सेल्स। एच का मतलब होता है हेल्पर टी सेल्स, यानी कि ये मुख्य रूप से क्या करती है, सहायता करने का कार्य करती है। ये क्या करती है, सहायता करने का कार्य करती है, यानी कि किस प्रकार की सहायता करती है, बी सेल्स को एंटीबॉडी निर्माण के लिए प्रेरित करती हैं। ये जो होती हैं वह क्या कार्य करती हैं, बी सेल्स को एंटीबॉडीज निर्माण के लिए प्रेरित या इंड्यूस्ड करती हैं, प्रेरित या इंड्यूस्ड करती हैं। अर्थात बी सेल्स भी एंटीबॉडी जब बनाएगी, बी सेल्स भी एंटीबॉडी जब बनाएगी जब टी सेल्स उसको इंड्यूस्ड करेगी, और जो टी सेल्स जिस इंड्यूस करती है उसी को क्या कह दिया, एच टी सेल्स कहा जाता है। अर्थात बी सेल्स की हेल्प करती है, इस वजह से इसको हेल्पर टी सेल्स के नाम से जाना जाता है। फिर तीसरे नंबर की कौन सी आती है, दावक टी सेल्स। इसको कहा जाता है सप्रेशर। क्या कहा जाता है, तो शॉर्ट में मैं लिख देता हूं, एस टी सेल्स। क्या कहा जाता है, सप्रेशर। क्या कहा जाता है, सप्रेशर। विशेष ध्यान रख लें, एस का मतलब है यहां सप्रेशर। ये मुख्य रूप से क्या करती, ये कोशिकाएं प्रतिरक्षात्मक तंत्र द्वारा, क्या ये कोशिकाएं प्रतिरक्षात्मक तंत्र द्वारा उत्पन्न शरीर के अपने, मतलब प्रतिरक्षात्मक कोशिकाएं प्रतिरक्षात्मक तंत्र द्वारा अपने शरीर की सेल्स पर आक्रमण करने से रोकती हैं। एक बार फिर से सुन लें, ये इस प्रकार की टी सेल्स होती हैं जो प्रतिरक्षात्मक तंत्र द्वारा अपने शरीर की सेल्स पर आक्रमण करने से रोकती हैं। इनमें से कुछ सेल्स मेमोरी सेल्स का कार्य करती हैं। इनमें से ही कुछ सेल्स मेमोरी सेल्स का कार्य करती हैं। अर्थात एक बार फिर से सुने, इस प्रकार की सेल्स जो हमारे शरीर के प्रतिरक्षात्मक तंत्र द्वारा अपने शरीर की सेल्स पर आक्रमण करते हैं, तो उनसे रोकने का जो कार्य करते हैं, बचाने का कार्य करते हैं, उनको कहा जाता है दावक सेल्स या सप्रेसर सेल्स के नाम से जाना जाता है। इन्हीं सेल्स में से कुछ सेल्स मेमोरी सेल्स का या याददाश्त कोशिकाओं का कार्य करती हैं। तो इतना आपको प्रतिरक्षात्मक तंत्र यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम के अंतर्गत पढ़ना है।